अवाम खुल के बाहर आए एंड दे हैव शोन कि व्हाट डू दे एक्चुअली वांट। वोटर से होशियार और कोई होता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिसीज हैव बीन वेरी प्रो बिजनेस एंड वेरी प्रो इकोनॉमी। यहाँ के ट्रकों के ट्रक ईवीएम्स के बीजेपी के लोगों की कस्टडी में थे और वो लाए जा रहे थे। हेलो एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं WNN ट्रेंडिंग। मैं हूं नम्रता तारिक। नाज़रीन, भारतीय इंतखाबात में नरेंद्र मोदी का 400 नशिस्तों का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया। बीजेपी और इत्तेहादी जमातों की 294, जबकि कांग्रेस और इत्तेहादियों को 234 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। तो मोदी का इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान और कांग्रेस भी हुकूमत साजी के लिए इस वक्त हमें मुतहर्रिक नजर आ रही है, मैदान में बाहर निकलती दिखाई देती है। अब दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग का मुकाबला भी सख्त होगा और जो छोटी जमातें उनकी तो ईद हो चुकी है, क्योंकि वो किसी भी बड़ी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बन के गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी जो भी जिस तरफ भी उनका पलड़ा भारी होगा, जिस तरफ का भी, वो उस तरफ आसानी से जा सकते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनाब आदित्य मनोबरवाला ने, और साथ ही स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डेली मेल इंटरनेशनल के एडिटर जनाब मखदूम बाबर साहब। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं, शुरू करते हैं। आदित्य, कमिंग टू यू। सबसे पहले तो आई वांट टू आस्क कि मोदी जी का जो 400 पार का नारा था उसको क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू 400 पार? इट एक्चुअली इज नॉट 300 पार। 400 पार हमेशा से एक चुनावी स्लोगन था। वो कभी मुकम्मल करने की किसी को पता था कि इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव इट। इट वाज नॉट एन अचीवेबल टारगेट एट एनी पॉइंट। ये बात सही है कि 300 भी क्रॉस नहीं कर पाए तो उसका एक लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। बट एज दे से इन हिंदी, borrowed फ्रॉम अ मूवी, जो जीता वो सिकंदर, अल्टीमेटली 272 है हाफ पे मार्क, और उससे काफी आगे है, उससे 20-25 सीट आगे ही है उनकी प्री पोल अलायंस। सो देर इज नो प्रॉब्लम। सैटरडे को वो वोट लेंगे एज द थर्ड टर्म उनका होगा। अच्छा आदित्य, जो जीता वो सिकंदर, दैट्स फाइन, बट जो जीता वो सिकंदर होने के बावजूद आई मीन इट्स द अलायंस दैट इज डूइंग इट, ठीक है? सो NAD इज डूइंग इट। बीजेपी की सिंपल अक्सरियत खुद क्यों नहीं आई है? व्हाट डू यू थिंक? क्या मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंट थे या कोई और फैक्टर्स हैं, कोई और रीजंस हैं? सी एक, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस। थर्ड टर्म कोई चाहता है कि वो फिर से कॉन्सिक्यूटिवली आए। इंडिया की हिस्ट्री में ये आफ्टर 1966 कभी नहीं हुआ है। ये हुआ और ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे, वही बड़ी बात है। अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट से अगर हम तुलना करें, यूपीए वन में कांग्रेस को 139 या 140 सीट्स आई थी। यूपीए 2 में कांग्रेस को 208 सीट आई थी। So this is a better performance than even the best performance of Congress when they were in power for 10 years. This will be, ये टर्म के बाद उनके 15 years होंगे पूरे as prime minister, which is a historic achievement and history in itself. After 1966, after our first prime minister Jawaharlal Nehru, this has never been repeated. लेकिन जो वोटर है, व्हाट डू यू थिंक, वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ है मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमिज्म जो नजर आया है जो इलेक्शन कैंपेन में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जाके नुकसान उठाना पड़ा है शायद। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंडियन वोटर, पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि अवाम खुल के बाहर आए एंड दे हैव शोन कि व्हाट डू दे एक्चुअली वांट। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि वोटर अब जाके, चाहे वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, उसको कहीं ना कहीं सेंस आ रही है, द सेंस हैज बीन प्रिवेल्ड। वोटर से होशियार और कोई होता नहीं है। वोटर ने अपना एक डिसाइसिव ओपिनियन दिया है कि हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहिए फिर से एज प्राइम मिनिस्टर, एल्बिट विद अ मोर कंसल्टेटिव अप्रोच। सो अभी उन्हें डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, उन्हें कंसल्टेटिव अप्रोच रखना पड़ेगा, एलाइज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। बट वोटर्स वर वेरी क्लियर कि हमें चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, थोड़ा मोदी साहब सलाह मशवरा कर ले तो अच्छा रहेगा। तो ये उस प्रकार का ही मैंडेट। आदित्य, आप अभी हमारे साथ ही हैं इन स्टूडियो ऑल्सो। हमें ज्वाइन किया जी मखदूम बाबर साहब ने, उनको भी अपनी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। मखदूम साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सिंपल अक्सरियत ना आने की वजह क्या है? क्या जैसे मैंने पहले आदित्य के सामने भी जिक्र किया, वोटर ज़्यादा समझदार हो चुका है, या बीजेपी की जानिब से कॉन्फिडेंस का इजहार ज़्यादा किया जाता रहा? देखिए, अभी मैं आदित्य की बात भी सुन रहा था कि वो कह रहे थे वोटर होशियार हो गए और वोटर
ने कहा कि हमें मोदी सरकार मज़ीद एक बार चाहिए, लेकिन वहाँ ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारा वोटर वो भी था जिसने कहा कि नो मोर मोदी सरकार। आ, पिछली 2 इलेक्शन जो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जीती है और जो आरएसएस के प्लेटफॉर्म से आए थे इधर, उनको अगर देखें तो परसेंटेज जो है उनका पॉपुलैरिटी नीचे जाती चली गई है, और ख़ास तौर पे जो प्रीवियस इलेक्शन से उससे और अब में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। तो ठीक है, पूरी दुनिया में यही होता है जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ पे बैलेट डिसाइड करता है, वोटर डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पॉलिसीज़ थी एटलीस्ट पिछले 5 साल की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, वो आई थिंक के बहुत ज़्यादा लोगों को कन्विंस नहीं कर सकी। और अभी भी एक ख़ास चीज़ जो देखने को मिलती है कि इस कैंपेन में भी एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। यूपी की अगर हम बात करें सर, यूपी में जहाँ पे बाबरी मस्जिद को गिरा के मंदिर की तामीर हुई, बल्कि वो मंदिर है जिसकी हेडलाइंस पूरी दुनिया में छपी हैं, वहाँ से वो 54,000 की मार्जिन से हार चुके हैं। जी बिल्कुल। और इसी तरह अगर आप मुस्लिम के साथ साथ जो सिख कम्युनिटी है इंडिया की, उनका भी ले लें तो उनकी भी जो है, उनके भी इसी तरह जो बकौल है इंडियन मीडिया या इंडियन ऑफिशियल पर्सपेक्टिव के साथ जो सेपरेटिस्ट या टेररिस्ट या नेगेटिव इंडिविजुअल से वो जीते हैं। तो ये चीज़ एक चेंज तो नज़र आ रहा है, और ये चीज़ बड़ी अच्छी ये भी नज़र आ रही है कि अब इंडिया के अंदर जो बहुत बड़ी आबादी है, 1.5 अरब के करीब अब आबादी हो चुकी है, उसमें बहुत से करोड़ लोग ऐसे हो चुके हैं जो ये एंटी रिलीजन या किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ या किसी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ के पॉलिसीज़ जो है वो उनको रिजेक्ट करते हैं। तो सरकार तो अब ये बना लेंगे, जैसा भी इनका गठबंधन होगा, जो भी एक अलायंस इनके साथ हैं, लेकिन एक मैसेज क्लियर आ गया है कि ये पॉलिसीज़ जो हैं और ये टैक्टिक्स जो हैं, इनको वो रिकग्निशन या वो पजीराई नहीं मिल रही भारत के अंदर। अच्छा आदित्य, राहुल गांधी की जो कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम डिस्कस करें, सो ही क्लियरली हैज मेंशन कि वो नेगोशिएट करने जा रहे हैं अलायंस पार्टनर्स जो हैं बीजेपी के साथ। सो व्हाट डू यू थिंक, उनके पास इतना टाइम है या इतनी उनकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी वो इख्तियार कर सकते हैं जिसके बाद वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की कुछ शक्ल इख्तियार कर सके फाइनली? वो कल की वो एक उत्सुकता थी उनकी कि उनको लगा कि हम 10 साल बाद, एक दशक बाद 100 सीट के आसपास आ रहे, तो खुश हो रहे थे वो। लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सिचुएशन समझ के मेच्योर ओपिनियन दिया है कि दे विल बी अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उन्होंने गवर्नमेंट पे क्लेम टेक करने का सब ख्वाब छोड़ दिए। ऐसा स्टॉक मार्केट का भी एक एलिमेंट है आदित्य, अगर बीजेपी की जीतने की खबरें आती हैं तो फिर वो तेजी से रुझान ऊपर जाता है हमें दिखाई देता है, और साथ ही अगर बीजेपी के हारने की या लूज करने की खबरें सामने आती रही तो स्टॉक मार्केट क्रैश करने की खबरें भी हमारे सामने आती रही। व्हाट इज दिस कोरिलेशन और हाउ इज इट रिलेटेड? See, BJP and Prime Minister Modi's policies have been very pro-business and very pro-economy. So, जब वो आते हैं पावर में, एक जाहिर सी एक बात होती है कि he will definitely improve the economic situation further. और पिछले 10 साल में काफी attempts की गई है towards economic reform, जो मुकम्मल भी हुई है to some extent at least. So, जाहिर सी बात है businessmen prefer कि economic reform हो. India is now heading towards becoming the third largest economy of the world. So एक कंटिन्यूटी जो होती है मार्केट्स भी प्रेफर करती है, बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं कंटिन्यूटी इन पॉलिसी, कंटिन्यूटी इन द डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म। सो वही मार्केट का सेंटिमेंट दिखता है। देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन के प्राइम मिनिस्टर मोदीज अलायंस 300 से ऊपर ही आएगी, टू समवेयर इन द अपर स्ट्रेचेस ऑफ 300 आएगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो वो एक इमीडिएट रिएक्शन था काउंटिंग डे के दिन, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे, दैट इज टुडे, markets have improved and markets will only go stronger from here.
ओके अच्छा मखदूम साहब, अगर बात की जाए एग्जिट पॉल्स की या फिर टीवी एग्जिट पॉल्स की, तो क्लियरली बीजेपी को जिस तरीके से दिखाया गया नरेंद्र मोदी की जीत और वो सारा एक नैरेटिव ओवरऑल बिल्ड किया गया है, इसमें अगर मीडिया का रोल मैं कहूँ तो वो हमें हिंदुस्तान में बहुत बायस्ड दिखाई देता है, इफ आई एम राइट। अगर न्यूज़पेपर्स की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया की ओवरऑल की नहीं बात सी की जाए, या आदित्य? नहीं सी ओपिनियन पोल हमेशा सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाता है, एक दिशा दिखाता है कि किस तरफ हवा चल रही है। इस केस में इनफैक्ट अगर आप देखें तो एनडीए एंड दैट इज बीजेपी 10 साल की हुकूमत के बाद उन्होंने अपना वोट शेयर बढ़ाया है, घटाया नहीं। सो वोट शेयर को सीट कन्वर्जन करने में डिफिकल्टी होती है। So और Aditya, ये पहला ऐसा भी are इलेक्शन you है जिसमें sorry to interrupt you, but are you satisfied with the role of media here, especially mainstream media? I am satisfied about one thing, that is democracy has won. डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। एक माहौल बनाया गया था कि इंडिया में इलेक्शन रिगिंग होती है, ईवीएम्स में मैनिपुलेशंस होता है। उसके ऊपर जो भी ये कह रहे थे, उनके चेहरे पर एक काफी तगड़ा तमाचा लगा है। बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर ईवीएम्स मैनिपुलेट होते हो तो तभी होते हैं जब बीजेपी पावर में आती है, एंड जब बीजेपी की सीट्स कम होती है पहले से ज्यादा, तो तब ईवीएम ठीक है। सो So इट इज Aditya, we वन are थिंग इज also प्रूवन कि डेमोक्रेसी की विक्ट्री हुई है। okay. Aditya, we are also एंड ये पहला following. ऐसा इलेक्शन भी था जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज सब मिलजुल के, सब लोग एक साइड पे और प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी एक साइड पे, Yeah, I got your उन्होंने point. मिल I के got भी your point, Aditya. क्यूमुलेटिवली टेल मी। I got your point. I'm saying that we are also following YouTubers like Dhruv. So they also have another side of the story. एंड उनको जिस तरीके से लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में, और वो जो बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वो भी कोई ना कोई उसमें भी हकायक होंगे जरूर। See, obviously there will be vote. सब लोग I mean, Dhruv Rathi बीजेपी has got is a big thing 38 now. 30 सॉरी, ध्रुव राठे को बहुत सारे लोग अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो हकायक वो शेयर कर रहे हैं उस पर यकीन भी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को 39% वोट शेयर मिला है, तो जाहिर सी बात है देर आर 61% लोग हैं जो उनके अगेंस्ट भी बोलते हैं, कोई ज्यादा कोई कम। तो ध्रुव राठी जैसे और भी लोग होंगे, वोटर है वो भी, उन्होंने वोट दिया मोदी जी के खिलाफ दिया, तो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी इमर्ज हुई है 240 सीट्स के साथ। उनकी प्री पोल अलायंस 272 से काफी आगे है। So that is it. Dhruv Rathi is not relevant beyond that. He is a voter just like anyone else. So am I a voter. उन्होंने अपना ओपिनियन दिया because we have a free and fair country जहाँ पे everyone has the right of freedom of speech. And उन्होंने अपने freedom of speech exercise Okay, की है, vote I got exercise it. किया है, and still Prime Minister is back. ओके मखदूम साहब, आपकी जाने पाऊंगी। कुछ बड़ी स्टेट्स यूपी, महाराष्ट्र, वहाँ पे भी बीजेपी का हारना, और यूपी जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये वो वाली स्टेट है जहाँ पे बाबरी मस्जिद गिरा के मंदिर की तामीर करना और वहाँ से सबसे ज्यादा वोट्स आने चाहिए थे और इतनी बड़ी मार्जिन से हार जाना। हाउ डू यू सी दैट? देखें, अभी हमारे इंडियन जो दोस्त हैं वो खुद ही बता रहे थे कि 39% जो है टोटल वोट इनको अवेलेबल हुआ है बीजेपी को, तो 61% वोट जो है वो अगर इनको नहीं पड़ा तो ऑब्वियसली वो इनकी पॉलिसीज़ को रिजेक्ट करने वालों का वोट था। तो जब 51 इज़ मेजॉरिटी, 51 is majority, and you are showing satisfaction over the state of democracy with 39% vote getter forming a government, getting aid from others. तो बात सिंपल सी वहीं पे आती है कि आपकी पॉलिसीज़ जो थी, जो आपने एक रिलीजन कार्ड यूज़ किया, जो आपने जिस तरह वो बनाना चाहा एक माहौल मज़हब के नाम पे पूरे अपने मुल्क के अंदर, वो पॉलिसीज़ तो अवाम ने इंडिया के अंदर रिजेक्ट कर दी हैं। उनको इससे एक चीज़ सामने आती है कि उनको अब वो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, वो डेमोक्रेसी को अपनी ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी के लिए चाहते हैं, ना कि नफ़रतें फैलाने के लिए। ये जो 61% वोटर है इंडिया का, वो चाहता है कि नफ़रतें कम हों और नफ़रत की सियासत या नफ़रत
भरी जमहूरियत आगे ना आए और वो खुशहाली और अमन चाहते हैं। तो ये बहुत सी स्टेट्स, अभी आप रिजल्ट्स देखें, जो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स थे बहुत सी स्टेट्स में जहाँ पे अभी बीजेपी जीती है वो बड़े डिफरेंट थे। इसी तरह आप अगर स्टेट पोल्स को देखें तो स्टेट पोल जो सूबाई हमारे प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन जैसे पाकिस्तान में होते हैं, उनमें जहाँ पे बीजेपी पूरी तरह हारी है वहाँ पे ड्रामेटिकली इस तरह जीते हैं। अभी आदित्य कह रहे थे कि ईवीएम्स का, अब हमारे मुल्क में तो अभी तक ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ तो हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हमने जो बहुत सी वीडियोस देखी हैं जहाँ के ट्रकों के ट्रक ईवीएम्स के बीजेपी के लोगों की कस्टडी में थे और वो लाए जा रहे थे, वो वीडियोस आई हैं और जिनके ऊपर वो सीधा कह रहे हैं इनको कुछ किया गया है। मतलब हमारे पास वो नहीं है चीज़ें कि हमारे यहाँ फिर जितना बड़े सालों बाद, वरना इंडिया के इलेक्शन में हम वायलेंस वगैरह की रिपोर्ट तो सुनते थे लेकिन रिगिंग की नहीं हुई। लास्ट इलेक्शन आई रिमेंबर राहुल गांधी ने फौरी तौर पे अपनी शिकस्त मानी थी और कांग्रेचुलेट की। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रिगिंग के एलिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, नॉट दैट कि वोट काउंट कोई चेंज हो रहा है या क्या, 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो गए। झारखंड में आप देखें कि वो जीत रहे थे वहाँ पे के खिलाफ क्रैकडाउन पहले, और ये जितने हैं एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ और जो इलेक्शन कमीशन तक पे, जुडिशरी पे, हर चीज़ पे इस दफ़ा बड़े खुल के एलिगेशन आए हैं। इतनी कुछ होने के बावजूद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कंफर्मेशन आई, वरना हम तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी कम सीटें ये लेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी भी ना ले सके, सादा अक्सरियत भी ना ले सके। 2/3 की एक्सपेक्ट करते होंगे वो खुद भी, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी तो जिस तरह की एक फिजा और हवा बनी थी भारत के अंदर वो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी भी ना ले जाना और वो भी ऐसे हालात में जैसे अपोजिशन के राहुल गांधी और उनके एलाइज बता रहे हैं, तो चीज़ें कुछ सही नहीं लग रही। Aditya, how do you see Pakistan-India relationship after this government? अब तीसरा टेन्योर आने लगा है बीजेपी का, कुछ हालात में बेहतरी नजर आती है या नहीं? See, firstly, I like to respond. हमें हिस्टोरिकल डेटा से बात करनी होती है। इंडिया इज नॉट हैविंग अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, सो एनीवन हु सिक्योर्स द लार्जेस्ट वोट शेयर रिलेटिवली टू अदर्स emerges as the winner. Historically, since 1951, nobody has achieved more than 42% vote share. BJP at 39% is at its highest ever in history. BJP's own history. Regarding vote rigging, no vote rigging has happened. Such allegations were made by opposition earlier, but this time they are themselves satisfied. Now coming to India-Pakistan relations, इंडियन हुकूमत के फॉरेन पॉलिसी स्टैंड में कोई मैं फर्क या चेंज देखता नहीं हूँ। जो पॉलिसी रही है वो रही है। इंडिया हमेशा अमन चाहता है, उसको रेसिप्रोकेट किया जाए तो इंडिया विल डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड। दिस गवर्नमेंट हैज क्लियरली सेड दैट कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए, डायलॉग करने के लिए रेडी है, एक टेबल पे बैठ के जो भी मसाइल उनको डिस्कस किया जा सकता है। सो यू कैन नॉट से कि पाकिस्तान की जानिब से कोई गड़बड़ की जाती है। सो अगर ये तो अच्छी बात है कि अगर इंडिया भी चाहता है अमन, तो पाकिस्तान भी अमन नहीं चाहता ऑब्वियसली। सो दैट इज वेरी नाइस। तो जब मैं बोलता हूँ इंडिया अमन चाहता है, दैट डज नॉट मीन एन इक्वल टू दैट पाकिस्तान अमन नहीं चाहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स के इंडिया अमन चाहता है, एंड अगर वो कंड्यूसिव सर्कमस्टेंसेस रही तो होगा। जो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी रही है, इट बिगैन विद एन आउटरीच टू द देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। उन्हें बकायदा इनवाइट किया गया था स्वेरिंग इन सेरेमनी में, एंड if there is overall peace and so-called non-state actors are not entertained by Pakistan, then I see that there would be peace and we will head towards further normalization of relations. And we will be having mangoes together, right Aditya? Why not? We can even have kebabs together. Why just mangoes? Yeah, exactly. मखदूम साहब, आपका क्विकली इस पे कमेंट चाहिए। जी बिल्कुल, वी ऑल स्टैंड फॉर पीस, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो पीस है वो पूरी रीजन बल्कि ग्लोबल जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। और मेरे ख्याल में अब जब नई गवर्नमेंट इंडिया में बन जाए तो
उनको जो हमारे पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन हैं उनकी बेहतरी के लिए एक नए अज़म के साथ आना चाहिए। ना उनको ये सोच के आना चाहिए कि हमारा जो एंटी पाकिस्तान स्टांस था ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन या ड्यूरिंग द लास्ट अवाम ने 5 ईयर मुस्तरद कर दिया। वो नहीं चला। तो अब वो बेहतरी के लिए हैं और तल्लुकात बेहतर करें। हॉस्टिलिटी और एग्रेशन जो है वो काम नहीं आ रहा, तो फिर जो है थोड़ा नरम होके दोस्ती के लिए या अमन के लिए, दोस्ती नहीं भी चाहते तो तेरे नेबर हैं हमारे घरों के शहरों में भी जिनकी अपने नेबर्स के साथ दोस्ती नहीं होती पर दुश्मनी भी नहीं होती, अच्छे गुड रिलेशन होते हैं। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार पहले बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान वुड लाइक टू हैव गुड रिलेशन एंड ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। और मेरा ख्याल है कि नई गवर्नमेंट जो आती है उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के रिलेशन नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपने नेबर्स के साथ चाहेंगे। ओके आदित्य, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मखदूम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन सूरत हाल है, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त भारत के जो 7 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और फाइनली वो फेज़ आ चुका है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भारत में भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने जा रही है और तीसरी बार एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ही बनेगी। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या बीजेपी की तीसरी बार बनने वाली हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके चलेगी या नहीं, और जो कश्मीर के साथ 2019 में आईनी तरमीम करने के बाद किया गया, क्या वो रिवर्ट करती है ये गवर्नमेंट या नहीं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और फिर इंडिया का ओवरऑल क्या स्टेटस होता है इस खित्ते में, अमन की क्या सूरत हाल होती है, ये देखना बहुत जरूरी है। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।